वहां नीम तारीकी में किसी जसीम चौपाए का बेहिस्सो हरकत वजूद एक तारीक तर धब्बे की सूरत में पड़ा हुआ था। हम तीनों तेज तेज कदमों से उस तरफ हो लिए और कदावर कुत्ते का साहकत जिस्म लम्हा ब लम्हा वाज़े तर होता चला गया। बज़ाहिर यह नजर आ रहा था जैसे वो राइफल की गोली खाकर जहन्नुम वासिल हो चुका हो, लेकिन यूं ही हम उसके करीब पहुंचे तो उसने एक मजरूसी गुर्राहट के साथ अपना सर जमीन से उठाया, मगर नकात के बायस दोबारा सर जमीन पर डाल दिया। अलबत्ता उसकी गुसीली और दबी दबी गुर्राहटों का सिलसिला जारी रहा। साफ नजर आ रहा था कि हम तीनों में से किसी के वजूद की बू ने उस तरबियत याफ्ता जानवर को हेजान और इश्तियाल में मुब्तला कर दिया था। इसे मेरी या तुम्हारी बू पर सुधा कर इधर भेजा क्या है? वीरा पुरतुशवीच लहजे बोली। इसका मतलब है कि इस कुत्ते का मालिक जहांगीर की फैक्ट्री के वजूद से बाखबर है, लेकिन इसे फैक्ट्री का सही पता मालूम नहीं है। खजाला ने उसकी बात पूरी होने से पहले रुकमा दिया। इससे मुकम्मल मालूमात हासिल होती तो वो कुत्ते का सहारा लेने के बजाय मुसल्ला आदमियों की भारी नफरी के साथ हमें घेरने की कोशिश करता। मैं खुद भी वही कुछ सोच रहा था जो उन दोनों के जहनों में था। अमेरिकन कौंसल खाने वाले हमारे हाथों इतनी बुरी तरह मार खा चुके थे कि उनकी तरफ से ऐसी किसी पेश रफ्त की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। अपनी ताकत और बेपनाह रसूख के घमंड में उन्होंने शी के नए सरबराह जिम क्लार्क को गंवा दिया था। फिर CIA के 2 सफेद फार्म अफसर भी जहांगीर के घर के इतराफ में मारे जा चुके थे। उन्होंने बख्तरबंद गाड़ी की मदद से जहरीली दुआओं का स्प्रे करके हमें फ्लैट में जिंदा तरगोर करने का जो मंसूबा बनाया था वो भी बुरी तरह खाक में मिल चुका था। पैदर पे इतनी नाकामियों के बाद उनकी तरफ से किसी जवाबी वार की तवक्का नहीं की जा सकती थी। हमारे दूसरे हरीफ वो थे जो बार बार की कोशिशों के बावजूद हमें कोई काबिल जिक्र नुकसान पहुंचाने में कामयाब नहीं हो सके थे। इनमें से मोतीलाल और प्रताप अधिकारी हमारी तहवील में थे। इन लोगों की तरफ से यह इत्मीनान भी था कि इन्हें जहांगीर की फैक्ट्री के बारे में इल्म नहीं था। इस वक्त मैदान में वही दोनों पार्टियां हमारी फाल हरीफ थीं। मुकाओ के डान क्वांग फू के फितने की सरकोबी की जा चुकी थी। मदर माफिया की मकामी शाह को नाहित बेरहमी से नेस्तो नाबूद किया जा चुका था। शी का शहराजा अमलन बिखर चुका था और वो आला तरीन सतह पर HD नॉर्मन के कौंसल खाने तक महदूद होकर रह गई थी। मेरे ख्याल के मुताबिक हमारे खिलाफ बस एक ही महाज बाकी रह गया था जिस पर हम भरपूर तवज्जो नहीं दे सके थे, और वो महाज पाकिस्तान के असली दुश्मन नस्ल परस्त यहूदियों का खोला हुआ था। इस महाज की कमान न्यूयॉर्क में बैठे हुए मुतासिब अरबपति यहूदी रास अल मैडा के पास थी। पाकिस्तान की बुनियाद पर कारी वार करने के लिए उसने अपनी तिजोरियों के धागे खोले हुए थे। इस जंग में वो अपने 3 अहम मोरे पिटवा चुका था। पहले जफर के बहरूप में छुपा हुआ अल्बर्टो मारा गया, फिर पाल और कर्नल जैसी जोन्स के बेटे बिल जोन्स की बारी आई, मगर रास अल मैडा और उसकी डेविड स्टार नामी तंजीम ने हार नहीं मानी थी। चिगासराय से पेशावर के सफर के दौरान में हमें इत्तफाकन इल्म हो चुका था कि हेलन और पीटर नामी 2 फ्रीलांसर मुखबर $20,000 के मुआवजे पर पाकिस्तान में हमारी तलाश पर मामूर किए जा चुके थे। मैंने लम्हा भर में इन सब जुज़वियात पर गौर किया, फिर निगाहें उस समत में जमा दी जिधर मुश्तबा कार देखी गई थी, लेकिन तारीकी और फासला ज्यादा होने के बायस मैं कुछ भी देखने में कामयाब नहीं हो सका। हमारे करीब पड़े हुए कुत्ते की हालत बहुत खराब थी। राइफल की गोली उसके पेट में घुसकर चकराती हुई दूसरी तरफ से निकल गई थी, जिसके नतीजे में कुत्ते के पेट की सारी आलाइशें तकरीबन बाहर निकल आई थी। लेकिन इतना कारी जख्म खाने के बावजूद वो सख्त जान कुत्ता न सिर्फ जिंदा था बल्कि अपने हदफ की बू पाकर धीमे धीमे गुर्राए जा रहा था। इसे गोली मारकर ठंडा ही क्यों न कर दे, गजाला ने धीमे से कहा। गैर जरूरी तौर पर फायर करने की जरूरत नहीं, मैंने सख्ती से उसे मना कर दिया। फायर के धमाके से कुर्बो जवार के लोग चौंक जाएंगे। अभी चंद मिनट पहले भी तो कुत्ते पर राइफल से गोली चलाई गई थी। गजाला ने एहतिजाज किया। वो फायर छत पर से किया गया था। बुलंदी से खुली हवा में चलाई जाने वाली गोली की समत का अंदाजा नहीं किया जा सकता। मैंने कहा, यह फायर की आवाज इमारतों के दरमियान गूंजेगी और हम नजरों में आ जाएंगे। ये कुत्ता वैसे भी मर रहे, गोली जाया किए बगैर थोड़ी देर में दम तोड़ देगा। मुझे उस कार की झलक तक नजर नहीं आ रही। फिर अपनी आंखों पर शायद जोर देते हुए बुड़बुड़ाई। मालूम होता है कि वो लोग खतरा भांप कर भाग निकले हैं। उसकी बात पूरी होती फिजा में यके बाद दीगरे 2 फायरों की आवाज गूंजी। आवाजें वाजे तौर पर उस समत से आई थी जिधर मुश्तबा कार देखी गई थी। मालूम होता है कि सुल्तान शाह वगैरह के उनसे टकराव हो गया है। गजाला बोली। 2 फायरों के बाद अचानक कोई खुदकार राइफल चल पड़ी। तड़तड़ की आवाजों के साथ फायरिंग होती रही। इस दौरान में पिस्तौल या रिवाल्वर के भी मुतअद्दिद फायर हुए। फिर शायद मैगजीन खाली होने पर खुदकार राइफल यक बयक खामोश हो गई। वो शायद इत्तेफाक था कि उस वक्त पिस्तौल या रिवाल्वर की आवाज भी थम गई और चंद लम्हों के लिए नीम तारीक फिजा पर भयानक से भी सुकूत तारी हो गया। मगर वो सुकूत ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सका। एक मरतबा फिर गोलियां चलने लगी। इस बार भी इब्तदा पिस्तौल वगैरह की फायरिंग से हुई थी, जिसके जवाब में बैक वक्त मुतअद्दिद सब मशीन गन्ने गुनगुनाने लगी थी। मुझे स्पेशल टास्क फोर्स वालों की तैयारियों का बखूबी अंदाजा था, इसलिए मुझे ये समझने में दुश्वारी नहीं हुई कि खुदकार राइफलों या सब मशीन गन्नों का इस्तेमाल वही लोग कर रहे थे, जबकि उनके हरीफों के पास कम तर दर्जे के आतशी हथियार थे। मेरे वजूद पर इस तरह तारी होने लगा। करीबी मार्का छिड़ा हुआ था, मगर मैं उसमें हिस्सा लेने की पोजीशन में नहीं था।
मालूम होता है कि वो लोग निकल भागने की कोशिश कर रहे हैं। गजाला फायरिंग की आवाजों से अंदाजा लगाकर बोली, खुदा करे कि ये लोग निकलने में कामयाब ना हो सके। पता तो चले कि यहाँ तक आने वाले कौन लोग हैं और इनके अज़ाइम क्या है। तुम्हारे इन दोनों सवालों के जवाब मेरे पास मौजूद हैं, वीरा बोली। क्या? उसके पूरे एतमाद लहजे ने गजाला को बेसाख्ता इस्तफसार पर मजबूर कर दिया। वो हमारे दुश्मन है और हमें ठिकाने लगाने के इरादे से आए हैं। कुछ पता नहीं चलता कि तुम किस वक्त संजीदा होती हो। गजाला चिल्ला कर बोली, दुश्मनों में से किसी की भी गोली मेरे सर में पवस्त होगी तो फौरन संजीदा हो जाऊंगी। जब तक सांस की लड़ी चल रही है ऐसा होना नामुमकिन है। गजाला ज़ेरे लब कुछ बुड़बुड़ा कर रहेगी। इस वक्त हम लोग सुस्त रफ्तारी से उसी तरफ बढ़ रहे थे जहाँ मुशतबा कार देखी गई थी, लेकिन मैं फायरिंग की आवाज़ों पर कान जमाकर यह महसूस कर रहा था कि वो आवाज़ें गैर महसूस अंदाज में रफ्ता रफ्ता दूर होती जा रही थी। मैं वापसी के लिए पलट पड़ा। आगे रास्ता मसदूद होने की सूरत में वो लोग किसी भी समत में निकल सकते थे। अगर वो इसी तरफ आ जाते तो हम उनकी अंधाधुंध फायरिंग की जद में आ सकते थे। इसलिए बेहतर यही था कि हम जल्द अज जल्द फैक्ट्री में दाखिल हो जाए। हमारा फैक्ट्री के अहाते से बाहर आना बिल्कुल बेमकसद रहा था। इतना जरूर हुआ था कि हमने तरबियत याफ्ता कुत्ते को पहले लबे मर्ग और वापसी पर बेजान देख लिया था। फैक्ट्री के आईनी फाटक के पीछे रेशम खान सख्त इज़्तिराब के आलम में हमारा मुंतजिर था। उसने कदमों की चाप सुनते ही जैली खिड़की खोलकर हमें रास्ता दिया और हमारे अंदर पहुंचते ही उस खिड़की को अंदर से बुलट कर दिया। मैंने छत पर जाने की बजाय वहीं चारपाई संभाल ली। वीरा ने सिगरेट सुलगाने के लिए मेरे साथ बहस शुरू कर दी। वो हमारी पार्टी के वापस आने से पहले कोई नतीजा अखज़ करने के लिए बेचैन थी। मेरे पास भी इस वक्त इंतजार करने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं था, इसलिए मैं सरगर्मी से उसके सवालात के जवाबात देने लगा। थोड़ी देर बाद फायरिंग का शोर बिल्कुल मौकूफ हो गया। कुछ नहीं कहा जा सकता था कि दुश्मन मार लिया गया था या वो फरार होने में कामयाब हो गया था। थोड़ी देर बाद सुल्तान शाह और जहांगीर भी वापस आ पहुंचे। उनकी गाड़ी बशीर चला रहा था। उन तीनों ही के चेहरे उतरे हुए थे। बदकिस्मती की वजह से हमें बिनुल मुराम वापस लौटना पड़ा, वरना वो दोनों बचकर नहीं निकल सकते थे। जहांगीर ने गाड़ी से उतरते ही शिकस्त खौरदा लिहाजा में कहा, अपनी नाअहलियों का सारा बोझ हम किस्मत पर डालकर बरियुल जिम्मा हो जाते हैं। वीरा आसमान की तरफ देखते हुए खुद कलामी के अंदाज में बोली, मेरी तरफ देखकर बात करो। जहांगीर झल्ला कर बोला, आसमान की तरफ मुंह करके क्या बुड़बुड़ा रही हो? अगली मर्तबा दुश्मन से मुकाबला करने से पहले हम किसी रम्माल या नजूमी से रुजू करेंगे ताकि ऐन वक्त पर तुम्हारी किस्मत किसी रकीब की तरह दगा न दे सके। वीरा संजीदगी से बोली, तुम ज्यादती कर रही हो। इस बार जहांगीर के भाई सुल्तान शाह ने भराई हुई आवाज में एहतजाज किया। वो बुरी तरह बुखला गए थे और अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे। अगर हमारी गाड़ी का पिछला टायर ब्रस्ट ना हुआ होता तो हम उनके सरों पर पहुंच गए होते। उनकी गाड़ी तेज हचकोले लेती हुई अंदर दाखिल हुई थी, लेकिन हम में से किसी ने उनके टायरों की तरफ ध्यान नहीं दिया था। सुल्तान शाह की निशानदेही पर मैंने गाड़ी पर निगाह डाली तो उसका पिछला बायां टायर सिरे से गायब था और गाड़ी आहिनी रिम पर चलती हुई वहां तक पहुंची थी। तो क्या वो तुम्हारा फटा हुआ टायर भी छीन कर ले गए? वीरा ने आहिनी रिम पर एक निगाह डालकर चुपती हुई आवाज में पूछा। हैरत है कि वो तुम्हें छोड़ गए। उसका तखातुब जहांगीर था। फजूल बातें मत करो। सुल्तान शाह ने उसे झाड़ दिया। इनकी एक भटकी हुई गोली ने टायर फाड़ दिया। इसी टायर पर गाड़ी चलाते रहने के नतीजे में टायर और ट्यूब के टुकड़े उड़ गए। निकल जरूर गए, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं उस गाड़ी में मौजूद था। अगर तुम एक टायर से महरूम गाड़ी में सफर करके इतने खुश हो तो मैं अभी इसके बकिया तीनों टायर भी निकाले देती हूँ। वीरा उसकी बात काट कर इस्तज़ाइया लहजे में बोली, क्या तुम भी इसे लगाम नहीं दे सकते? सुल्तान शाह ने बेबसी से मेरी तरफ देखा। ऊपर वाले से दुआ करो, वीरा को वही हदायत दे सकता है। मैंने आसमान की तरफ उंगली उठाकर खुश्क लहजे में कहा, यह अपनी रो में बहकर कुछ नहीं सुनती। इस वक्त ऊपर वाला भी नहीं सुनेगा। वीरा की जुबान कैंची की तरह चल रही थी। वो इस वक्त दूरबीन से आंखें लगाए अंधेरे में मुश्तबा कार को तलाश कर रहा होगा। गजाला बेसाख्ता हंस पड़ी और वीरा के शाने पर हाथ रखकर बोली, यह अव्वल खान से बहुत ऊपर वाले की बात थी। अब इन बेचारों को माफ कर दो। इनकी पूरी कहानी सुननी बहुत जरूरी है। सुनाओ। वीरा ने फिजा में हाथ लहराकर उस अंदाज में कहा जैसे भाड़ में जाओ कह रही हो। मैंने उन दोनों ही को पहचान लिया है। सुल्तान शाह ने मेरी मुस्तस्फराना निगाहों के जवाब में कहा, वो एलन और पीटर थे। हैरत है कि वो इस वक्त यहाँ क्या कर रहे थे। ओह, मेरे मुंह से बेसाख्ता लंबा सांस खारिज हो गया। मेरे सर पर से बहुत बड़ा बोझ हट गया। अगर मोतीलाल के आदमी साबित होते तो हमें इसी वक्त ये ठिकाना छोड़ना पड़ जाता। इसी वक्त अव्वल खान तवील इंतजार से मुस्तरिब होकर नीचे उतरा। शायद उसने गाड़ी को वापस आते हुए देख लिया था। वो आते ही बोला, मैं ऊपर इंतजार में सूख रहा हूँ और तुम लोगों ने यहाँ महफिल जमाई हुई है। क्या हुआ? तुम लोग क्या करके आए हो? उसने वो फिक्र बशीरे से मुखातब होकर कहे थे, लेकिन मैं जवाब देने की जिम्मेदारी अपने सर लेते हुए उसे पूरे किस्से से आगाह कर दिया। ये एलन और पीटर कौन है? उसने उन दोनों के नाम पहली बार सुने थे, इसलिए उसका सवाल फितरी था। हम लोगों ने गालान से कराची वापसी के वाकयात से उसे आगाह करते हुए उन दोनों के जिक्र को कोई अहमियत नहीं दी थी, इसलिए वो इनके किरदार से लाइल्म रहा था। ये दोनों बैनुल-अक़वामी गुंडे हैं जो मुआवजे पर दूसरों के लिए काम करते हैं। मैंने कहा, जिगासराय से हम लोगों को पिशावर पहुंचाने वाली कोस्टर इन ही दोनों ने किराए पर हासिल की थी। ओह, अव्वल खान के लबों से तहय्युर ज़दा सी आवाज निकली, लेकिन इन्हें तुमसे क्या प्रकाश है? वो तुम लोगों के पीछे क्यों लगे हुए हैं? वो न्यूयॉर्क और डेविड स्टार वाले रास अल्मेडा के साथ साथ कर्नल जैसी जोन्स के लिए भी काम कर रहे हैं। उन्हें पाकिस्तान में बिल जोन्स और पाल की तलाश के लिए $20,000 मुआवजा अदा किया गया। उन्होंने ये बातें हमें खुद ही बताई थी। मैंने बताया,
और अब वो तुम्हें तलाश करते फिर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें बिल जोन्स और पाल के कत्ल में तुम्हारे मुलव्वस होने का सुराग मिल गया हो और वो तुमसे बदला लेने पर तुल गए हो। इन्हें सिर्फ मालूमात फराहम करने का मुआवजा दिया गया था। मुझसे पहले वीरा बोल पड़ी। मैंने पहले ही उन्हें बता दिया था कि बिल और पाल अपने मंतकी अंजाम से दो चार हो चुके हैं। हो सकता है कि वो अब तक कर्नल जैसी जोन्स को ये बात बता चुके हो। दूसरी तरफ से भी पेशकश की गई तो वो दोनों हमसे टकराने की हिम्मत नहीं कर सकेंगे। वो किसी और ही चक्कर में मालूम होते हैं। वो चक्कर क्या हो सकता है? अव्वल खान की पेशानी पर तफक्कुर अमेज लकीरें ऊपर आई। वो हमें भी अपनी बरादरी में समझ रहे थे, मैंने कहा, और बातों बातों में ये भी कह बैठे थे कि वो रास अल्मेडा से कोई मुआयदा करने के बाद हमसे जरूर मदद लेंगे। हो सकता है कि इन्हें डेविड स्टार से किसी बड़े काम की ऑफर मिली हो और वो हमारी तलाश में हो। खुलकर बात करो। वीरा ने फौरन मुझे टोक दिया। फिर अव्वल खान से बोली, एलन और पीटर शायद बहुत बड़े मुजरिम नहीं है, लेकिन बाखबर जरूर रहते हैं। उन्होंने मुझे और डैनी को पहचान लिया था। हो सकता है कि डैनी की तलाश में उन्हें जहांगीर का सुराग मिल गया हो। इसके बाद जहांगीर की फैक्ट्री तक पहुंचना दुश्वार नहीं था। ऐसी सूरत में उन्हें बराह रास्त फैक्ट्री पर आना चाहिए था। कुत्ते से मदद लेने की क्या जरूरत थी? गजाला ने फौरन ही सवाल दाग दिया। मुझे सोचने दो। अव्वल खान हाथ उठाकर बोला। फिर कदर तवक्कुफ के बाद अपनी बात जारी तो कहने लगा, हो सकता है कि वो सिर्फ इतना मालूम कर सके हूं कि जहांगीर की फैक्ट्री कोरंगी के संथी इलाके में इन्हें फैक्ट्री का मुकम्मल पता न मिल सका हो। ये बात फिर भी हैरतनाक है कि उन्होंने तलाश के लिए इसी इलाके का इंतखाब किया जहां ये फैक्ट्री वाक़ है। वीरा उसकी बात दरमियान ही से उड़ाकर बोली, इतने बड़े संथी इलाके में सिर्फ एक कुत्ते की मदद से किसी भी फैक्ट्री तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। बाज़ औक़ात हैरान कर देने वाली इत्तफ़ाक़ात भी रूनमा हो जाते हैं। मैंने कहा, मेरा ज़हन कुछ और ही खतूत पर काम कर रहा है। अल्बर्टू से शुरू होने वाली इस कहानी में तीसरी बार हैवानों का किरदार सामने आया। ये नुक्ता बहुत अहम है। अव्वल खान चौंक पड़ा। तीसरी बार? तुम क्या कहना चाह रहे हो? कहोटा के इलाके में तरबीज याफ्ता बंदरों के जरिए तस्वीर कशी के बाद खास नस्ल की अबाबीलों के जरिए इस वादी की तबाही का मंसूबा हमारे सामने आ चुका है और अब एक तरबीज याफ्ता कुत्ता हमारी तलाश के दौरान मारा गया। क्या ये वाकयात किसी खास समत की निशानदेही नहीं कर रहे? अव्वल खान की आंखें चमकने लगी। यानी एलन और पीटर का किरदार इब्तिदा ही से चल रहा है। गुड, मैं यही बात वाजे करने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा, मैं बड़ी हद तक तुम्हारा मफहूम समझ चुका हूं, लेकिन फिर भी तुम अपनी थ्योरी बयान करते रहो तो सबके लिए आसानी होगी। अव्वल खान पुरजोश लहजे में बोला। मैंने लम्हा भर के लिए वीरा की तरफ देखा तो वो बहुत गौर से मुझे घूर रही थी। मैंने कहा, अब तक हम ये समझ रहे थे कि हमने एलन और पीटर को बेवकूफ बनाकर उनसे बहुत कुछ उगलवा लिया, लेकिन हकीकत उसके बरअक्स मालूम होती है। उन्होंने खुद को मासूम और कदरे बेजरर जाहिर करके हमें बेवकूफ बनाया था। मेरा अंदाजा है कि वो दोनों शुरू ही से अल्बर्टू के साथ रहे होंगे। हो सकता है कि बंदरों को सधाने का काम भी वही सर अंजाम देते रहे हों। अल्बर्टू का राज फाश होते ही वो दोनों सरहद अबूर करके अफगानिस्तान में रुपोश हो गए और वहां से रास अलमेडा वगैरह से हदायत लेते रहे। वादी गालान या चिंगारा वैली में हमारी मौजूदगी की सुनगुन पाते ही उन्होंने चीगा सराय में डेरे डाल दिए। वो सरदार पाइंदा गुल के इलाके में घुसकर हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते थे, इसलिए वो हमारी वापसी का इंतजार करते रहे। वापसी पर जो कुछ हुआ वो इत्तेफाक नहीं था। दोनों ने पूरी मंसूबाबंदी की थी। हो सकता है कि अब अल्बर्टू और डेविड स्टार के मुश्तरका मिशन को वही चला रहे हों। ये सिर्फ मफरूजात हैं। मेरे खामोश होते ही अव्वल खान बेपरवाही से बोला, ये सारा दिन बहस की जा सकती है। इस वक्त हमें अपने कैदियों की खबर लेनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि तुम सब जाकर आराम करो। मैं मोतीलाल और प्रताप अधिकारी से पूछताछ करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूंगा, मैं नरमे से कहा। मैं महसूस कर रहा था कि अव्वल खान ने एलन और पीटर वाले वाक़े को अचानक और गैर फित्री अंदाज में खत्म किया था। मैं इसके साथ रुककर उसके नाकाबिले फहम रवैये का सबब जानना चाहता था। दूसरों ने भी मोतीलाल का तमाशा देखने के लिए इसरार किया, लेकिन अव्वल खान मेरे सिवा किसी और को राय देने पर आमादा नहीं हुआ। इसका मुवक्कफ था कि रात तेजी से ढल रही थी। सब लोगों को आराम करके खुद को अगले दिन के लिए तैयार कर लेना चाहिए था। उसने कैदियों को वीरा के हाथों पिटवाने का इरादा बिल्कुल तर्क कर दिया था। अव्वल खान बशीर को फैक्ट्री की हिफाजत के बारे में हदायत देता रहा और बकिया लोग जीनों की तरफ लिए। जाते वक्त वीरा ने बुरा सा मुंह बनाकर मेरी तरफ देखा था और शायद जेरे लब कुछ बुड़बुड़ाई भी थी। बशीर से फारिग होकर अव्वल खान मेरे साथ उस तरफ चल दिया जहां दोनों कैदी बंद थे। कैदियों की निगरानी पर मामूर मुहाफिज ने हम दोनों को दूर ही से देख लिया था, लेकिन मैंने दफ्तरी इमारत से कुछ दूर निकल आने के बाद पेशकदमी तर्क करके अव्वल खान को खुले मैदान ही में रोक लिया। यहाँ रुक क्यों गए? अंधेरे में अव्वल खान की चमकती हुई आंखें मेरे चेहरे पर मरकूज थी। तुमने एलन और पीटर का तज़किरा अचानक ही मौकूफ करा दिया था। मैं उसका सबब जानना चाहता हूँ। मुझे महसूस हो रहा है कि यह खेल अब कोई भयानक रुख इख्तियार करने वाला है। वह गंभीर संजीदगी के साथ बोला, ऐसे मौके पर एहतियात जरूरी हो जाती है। नागुज़ीर जरूरत के बगैर दूसरों को अहम राजों में शरीक करना कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है। इस बारे में हम अलग बैठकर बात करेंगे। लेकिन वहां सब अपने ही थे, कोई गैर नहीं था। मैंने उसे याद दिलाया, तुम आरिफ और सरवर को भूल रहे हो। उसका लहजा तल्ख हो गया। वो दोनों मेरी फोर्स के आदमी थे, लेकिन मोतीलाल की हदायत पर सुल्तान शाह को अगवा करके ले जा रहे थे। इन हालात में तो अपने साय से भी खौफ आने लगता है। अगर सुल्तान शाह आरिफ को मारकर बच निकलने में कामयाब न हो गया होता तो आज हम उसकी तलाश में पूरे शहर की खाक छानते फिर रहे होते।
जहांगीर, वीरा, गजाला, सुल्तान शाह और बशीर में से तुमको किससे खतरा महसूस हो रहा था? किसी से नहीं, लेकिन वक्त बिगड़ने पर इनमें से कोई भी खतरनाक साबित हो सकता है। जहांगीर असूली तौर पर इन सब मामलात से बाहर का आदमी है। बशीर पर मैं जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता। सुल्तान शाह मजबूत आदमी मगर उसका किरदार महदूद होता है। गजाला को मैं इन उलझनों से दूर रखना चाहता हूँ। ले देख एक वीरा ही ऐसी है जिसे हम अपने मशवरों में शामिल कर सकते, मगर इस वक्त रेशम खान के कान भी हमारी तरफ लगे हुए थे। तुम्हारी क्यास की गहराई भांपते ही मैंने मौजू बदलने का फैसला कर लिया था। तो क्या अब हम वाकई मोतीलाल से बाज़पुरस करने जा रहे हैं? मैंने बेएतबारी से पूछा। बिल्कुल, उसने वसूख से कहा। तुम असल प्रोग्राम भूल रहे हो। मुझे सब याद है, इसीलिए मैंने सवाल किया है। बाज़पुरस शुरू हो गई तो प्रताप अधिकारी की रिहाई का मरहला कब आएगा? तुम इनके हमायतियों को भी मैदान में लाना चाह रहे थे। इस वक्त हम ब्लैक मेलरों के अंदाज में पूछताछ करेंगे, फिर प्रताप को रिहा कर दिया जाएगा। वो गैर अहम आदमी है। उसके चले जाने के बाद मोतीलाल से असल पूछताछ का आगाज होगा। मेरी उलझनें रफा होगी और मैं उसके हमरा गोदाम की तरफ चल पड़ा। सर, दोनों कैदी होश में आ चुके हैं। मुहाफिज ने गोदाम से काफी पहले अव्वल खान को इतला थी। दरवाजा खोल दो, हम उन्हें देख लेंगे, अव्वल खान ने खुश्क लहजे में कहा। मुहाफिज ने दौड़कर दरवाजे का बोलेट खोल दिया। कमरे में गहरा अंधेरा था। अव्वल खान के वहां पर मुहाफिज ने स्विच ऑन करके एक ट्यूबलाइट चला दी। हम दोनों अंदर दाखिल हुए तो वो दोनों बेदस्तों पा फर्श पर पड़े बुरी तरह मचल रहे थे। उनके दानों में काफी देर से कपड़ा ठुंसा हुआ था, जिसकी वजह से उनकी गंदमी चेहरों पर खून की सुर्खी छलक रही थी। अव्वल खान ने किसी फुटबॉलर की तरह बढ़कर प्रताप अधिकारी के तलवों पर भारी जूते से भरपूर जरब लगाई और वो माही बेआब की तरह फर्श पर तड़पने लगा। मुझे मोतीलाल की तरफ बढ़ता हुआ देखकर अव्वल खान ने इशारे से रोक दिया, फिर खुद ही झुककर प्रताप का गिरिबान पकड़ा और उसके बाएं जबड़े पर इतनी कुव्वत से मुक्का रसीद किया कि उसके रुखसार की जिल्द कई जगह से भटकी और जख्मों से खून की लकीरें उभरने लगी। मुझे यकीन था कि अव्वल खान के 2 हमलों ने ही प्रताप के औसान खता करके रख दिए होंगे। यह तशद्दुद नहीं, सिर्फ हमारी ताकत और बालादस्ती का मामूली सा इज़हार है। अव्वल खान ने दुरुस्त आवाज में कहा, हम चाहें तो इसी तरह तुम दोनों के जिस्मों के चीथड़े उड़ाकर तुम्हें किसी गंदे नाले में गर्क कर सकते हैं, मगर हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि तुम दोनों हमें बहुत अजीज हो। हम तुम्हारा सौदा करने का इरादा रखते हैं। अब मैं तुम्हारे दहानों से कपड़ा निकाल रहा हूं। अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो खसारे में रहोगे। यहाँ कोई भी तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। अव्वल खान से पिटने के बाद प्रताप चीख नहीं सका था क्योंकि उसके मुंह में हल्क तक कपड़ा ठुसा हुआ था, लेकिन जरबात की धमक और प्रताप की दबी दबी इस्तरारी गुराटों की वजह से मोतीलाल को बदली हुई सूरत-ए-हाल का इदराक हो चुका था और उसने फर्श पर लुढ़कने की कोशिश तर्क कर दी थी। अव्वल खान ने मुझे इशारा करके बेरहमी के साथ प्रताप के मुंह से कपड़ा बाहर खींचना शुरू कर दिया। मैंने मोतीलाल के साथ वही अमल दोहराना शुरू कर दिया। उफ! बोलने की गुंजाइश पैदा होती प्रताप कर्ब आलूद आवाज में गिरा। उसके मुंह से बरामद होने वाला कपड़ा खून आलूद हो रहा था। अव्वल खान के मुखलादी मुक्के ने उसका अंदरूनी दहाना लहूलुहान कर दिया था। मुझे शुबा था कि कहीं उसके चंद दांत भी न टूट गए हों। ज्यादा आवाज न निकले। अव्वल खान सफाखाना लहजा में रहा है, वरना गर्दन मरोड़ दूंगा। मेरा हल्क खुश्क हो रहा है। मोतीलाल की लुकनत अमेज और खौफ सदा आवाज ससराई, मुझे गिलास पानी दे दो, मेरी जुबान सूखकर बुरी तरह ईंट रही है। फिलहाल सब्र करो, कुछ देर बाद तुम्हें पानी ही नहीं पसंदकार मशरूब फराहम किया जाएगा। पहले ये बताओ कि तुम्हारी अचानक गुमशुदगी से कौन सबसे ज्यादा परेशान हो सकता है? हाँ, हर शख्स, मेरे दफ्तर का हर शख्स परेशान हो जाएगा। मगर तुम कौन हो और ये सब क्यों पूछ रहे हो? वो बुरी तरह खौफ मालूम हो रहा था। तुम जो भी हो बहुत सफाक हो। प्रताप की लर्ज़ी हुई आवाज उभरी। तुमने मुक्का मारकर मेरे कई दांत तोड़ दिए हैं। तलवों पर पड़ने वाली ठोकर से अभी तक मेरा दिमाग चकरा रहा है। तुम्हें अपनी मौजूदा हैसियत का एहसास दिलाने के लिए वक्फे वक्फे से ऐसा होता रहेगा। हमें 10 लाख रुपए दरकार है। तुम हमारी यरगमाली हो। तावान की रकम 2 दिन में ना मिली तो तुम्हारा सुराग तक नहीं मिलेगा। हम तुम्हारे कैदी हैं और बिल्कुल बेहैसियत हैं। हम मरकर भी इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त नहीं कर सकते। मोतीलाल 10 लाख रुपए का मुतालबा सुनकर बौखला गया। सरकारी आदमी कभी बेहैसियत नहीं होता। अव्वल खान का लहजा सर्द और सपाट था। तुम्हें बोट बेसन के जिस मकान से उठाया गया है वो भी तुम्हारी बसात और औकात से बहुत महंगा है। जो लोग इतनी महंगी अयाशियां करते हैं वो कभी क्लाश नहीं होते। हमने बहुत देखभाल कर तुम पर हाथ डाला है। इस दौरान में प्रताप के दाने में खून जमा होता रहा, जिसे वो वक्फे वक्फे से थूकता रहा। बाएं जबड़े के साथ उसका दाना बुरी तरह उदड़ा हुआ मालूम हो रहा था क्योंकि उस पर तेजी से वर्म आता जा रहा था। तुम्हारा मुतालबा पूरा होने या ना होने का इंसार हमारे अफसरों की मर्जी पर है। मोतीलाल की आवाज मजीद कमजोर होगी। मुझे नहीं मालूम कि तुम कौन हो, लेकिन तुम इतना जरूर जानते होगे कि हम यहाँ अपनी जान हथेली पर लिए फिरते हैं। दोनों मुल्कों में खुली दुश्मनी नहीं है, लेकिन दोस्ती भी नहीं है। ऐसे में हम जैसे मजबूर सफारती मुलाजम दोनों तरफ दहशतगर्दी का निशाना बनते रहते हैं। तुम हमें मार दोगे तो नई दिल्ली में भी यही कुछ होगा। तुम कोई भी हो, हमारा खून सरकारी खाते में डाला जाएगा और फिर इसका बदला लिया जाएगा। हमारे और तुम्हारे फायदे की एक ही सूरत है कि तुम हमें बड़ों से बात करने दो। हम तुम्हारा मुतालबा उन तक पहुंचा देंगे। अपने बड़े सुअर का नाम हमें बता दो, हम खुद उससे राब्ता कर लेंगे। तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं किया जाएगा। आदमियों के साथ वो भारी रकम भी गंवाना नहीं चाहेंगे। तुमसे बात बिगड़ जाएगी। मैंने बहुत कुछ समझा सकता हूँ।
इसका मतलब है कि तुम ही हमारे काम के आदमी हो। अव्वल खान मुझे आंख मारते बोला, तुम हमारे मेहमान रहोगे? अपनी संजीदगी और नेक नियति के इजहार के लिए हम तुम्हारे साथी को रिहा कर सकते हैं। ये अपने बड़े को कायल करने में कामयाब ना हो सका तो हम इसे दोबारा उठवा लेंगे। परसों रात से पहले हमें मतलूबा रकम मिल जानी चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे बड़ों में से भी किसी की बारी आ सकती है। रकम तुम्हें कहां और किस शक्ल में पहुंचानी होगी? अपनी रिहाई की उम्मीद बंधते ही प्रताप ने रुक रुक कर सवाल किया, मैं तुम्हारी पैगाम रसानी करने के लिए तैयार हूं। ये बाद की बातें, पहले रकम की अदायगी पर रजामंदी का मामला है। अव्वल खान के लहजे की दुरुस्ती बरकरार थी और वो कह रहा था, रकम में कोई कमी नहीं होगी, मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। बात का तरीकाकार खुद ब खुद तय कर लिया जाएगा। प्रताप के मुकाबले में मैं ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकूंगा। मोतीलाल फंसी फंसी आवाज में बोला, तुम आम आदमी हो, तुम खुद इस बात का एतराफ कर चुके हो। तुम हमारे फंदे से निकल गए तो वो तुम्हारे साथी की परवाह नहीं करेंगे। 10 लाख बचाने के लिए इसकी गर्दन कटवा देंगे। हमें कुछ तो खून से कोई दिलचस्पी नहीं है।